अस्सलाम वालेकुम। आज तो देखा सो वीडियो कि पाकिस्तान एटमी ताकत की में बढ़े और किस हिसाब और कितना मुश्किलात में बढ़े और देते हैं। नाज़रीन, अंदाजा लगाएं कि एक कौम अपनी तारीख के सबसे मुश्किल और कठिन दौर से गुजर रही हो, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों की तरफ से करबो अजियत का शिकार हो, इस मुल्क के अवाम का कोई पुरसाने हाल ना हो, और फिर एक ऐसा मरते मुजाहिद कौम को सहारा दे जिसकी किसी ने भी उम्मीद ना की हो। हम आपको आज इस कौम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जैसे कि याद ही ना था, मगर इस कौम का एक ऐसा सपूत अपनी जगह से उठा और इस कौम को दुनिया का वाहिद मुस्लिम जौहरी ताकत वाला मुल्क बना डाला। ये वो शख्स था जिसकी वजह से इस कौम को वो खाम तेल बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाने लगा जिसके लिए बाकी दुनिया अरबों डॉलर देकर उसको हासिल करती थी। जी हाँ वीवर्स, आज हम आपको पूरी मुस्लिम उम्मा की वाहिद और अकलौती एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक कौम जो कि कुछ ही साल पहले गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुई हो और आज़ादी हासिल होते ही वो एक मंसूबा बनाना शुरू कर दे जो कि इसको पूरी दुनिया में एक अलहदा हैसियत और कुव्वत बख्शे। नाज़रीन, ये 1954 है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा हैं। इस साल उनकी मुलाकात अमरीकी सदर डिवाइट डी आइसेनहोवर से हुई, जिन्होंने पाकिस्तान को अमरीकी जौहरी मंसूबे में शामिल होने की पेशकश की, जिसको उसी वक्त कबूल कर लिया गया और इस फैसले का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, इस मुआहिदे में शामिल होने का मतलब था कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान में लोगों ने इस मामले पर काफ़ी बहस की कि इस तरह हम अमेरिका के गुलाम तस्वुर किए जाएंगे, न कि एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत। सन 1960 की दहाई में ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि इंडिया बड़ी तेज़ी से जौहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जौहरी असलहे के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के दो फौजी मुआहिदे सीटो और सेंटो थे। 1963 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने काबीना में यह तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को जौहरी असलहे की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसके जवाब में सदर अयूब खान और उनके अमेरिका नवाज वजीर खजाना मोहम्मद शुएब और दूसरे वजीरों ने उनकी ये तजवीज़ दबे पांव मुस्तरद कर दी और वाज़े फैसला किया कि पाकिस्तान जौहरी असलहा करने की सलाहियत हासिल नहीं करेगा, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने रश का इजहार किया और कसम खाई कि वो पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को शुरू करवाना चाहते हैं तो करवा कर ही दम लेंगे। नाज़रीन, अब थोड़ा आगे चलते हैं। 1971 के दौर में जब मशरकी पाकिस्तान जो कि मौजूदा बांग्लादेश है पाकिस्तान से बिखर गया था, इस नुकसान का अफसोस जुल्फिकार अली भुट्टो को भूले नहीं भूलता था। इस सानहे को देखते हुए कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को नवंबर 1972 में शुरू कर दिया गया। भुट्टो साहब ने एटमी ईंधन के मंसूबों की मंजूरी दे दी, जिसमें यूरेनियम की कानकनी, एटमी ईंधन की तैयारी, रीप्रोसेसिंग प्लांट और मुतलका सहूलतें शामिल थीं। इसके बाद पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन PAEC की पहली तरजीह ये थी कि वो एटमी ईंधन के साइकिल को मुकम्मल करे। इसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का अहम किरदार था, जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के न्यूक्लियर फ्यूल एंड मटीरियल्स के डायरेक्टर थे। 1973 में पाकिस्तान के जौहरी असलहे की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया और इस सिलसिले में उन्होंने जौहरी तवानाई कमीशन के सरबराह और आला साइंसी मुशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम को बरतरफ करके हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुला लिया। भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे उसे अमेरिका ने कतन पसंद नहीं किया और इस जमाने के अमेरिकी वजीर खारजा किसिंजर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी थी कि अगर भुट्टो ने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे पर इसरार किया तो भुट्टो के लिए ये अमल निहायत संजीदा होगा जो इनको ले डूबेगा। लेकिन भुट्टो ने जौहरी सलाहियत का जो प्रोग्राम शुरू किया था, इस पर तहकीकी काम जारी रहा। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया जब कहानी ने नया रुख मोड़ लिया। जी हाँ नाज़रीन,
वो मोड़ ये था कि 18 मई 1974 की सुबह 8:05 पर भारत ने पहली बार राजस्थान के सेहरा में पोखरान टेस्ट साइट पर एक एटमी तजर्बा किया, जो पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 50 मील के फासले पर था। भारत का ये एटमी तजर्बा, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, एक धचका था जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन गया था। ये वाकया पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलार्म था, क्योंकि अब भारत के पास फौजी ताकत में बरतरी आ चुकी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का जो अहद किया था, वो अब और भी जरूरी हो गया। भारत के इस एटमी धमाके ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करे। ये महज साइंस या सियासत का मसला नहीं रहा, ये बका का मसला बन चुका था। इस मौका पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से वादा किया, बल्कि दुनिया को ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तान कभी भी एटमी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगा और ना ही हम अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी किस्म का समझौता करेंगे। नाज़रीन, भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। लेकिन ये सफर इतना आसान हरगिज ना था जितना आसान इसको बयान करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो कोई जदीद न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना लेबॉर्ट्रीज और ना ही वो तकनीकी माहिरीन जो एटमी प्रोग्राम को मुमकिन बना सकें। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट एक महदूद पावर स्टेशन था। देखें दोस्तों, जब भारत ने 1974 में एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि अब उसे अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करना होगा। इसके लिए पाकिस्तान ने जनूबी पंजाब में एक खास मंसूबा शुरू किया, जिसका नाम था कीमियाई पैदावार कॉम्प्लेक्स, जिसे CPC का नाम दिया गया। ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ कुदरती यूरेनियम की बड़ी मिकदार थी, जो एटमी बम बनाने के लिए बेहद जरूरी थी। भुट्टो को न सिर्फ आलमी दबाव का सामना था, बल्कि उन्हें अपने ही मुल्क के अंदर मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। मुल्क के आला हुक्काम में से कुछ ने इस मंसूबे को फजूल करार दिया, तो कुछ ने इसे नाकाबिले अमल समझा। वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन के आला ओहदेदारान ने इसे मुल्की मईशत के लिए बोझ करार दिया। यहाँ तक कि फौज के कुछ हलकों ने भी भुट्टो को ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की अफवाज भारत के ताकत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं और उन्हें इस महंगे और पेचीदा मंसूबे की हरगिज जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, कीमियाई पैदावार कॉम्प्लेक्स CPC, जहां एटमी ईंधन की तैयारी हुई, ये पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का सबसे बड़ा राज था। इस मंसूबे की राजदारी ऐसी थी कि न सिर्फ सैटेलाइट्स बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर थी। इस कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी इतनी गहराई से छुपाई गई कि यहाँ तक कि DG खान के लोग भी इसको नहीं जानते थे कि उनके शहर में आखिर क्या हो रहा है। राज इस हद तक महफूज था कि न सिर्फ पंजाब के गवर्नर बल्कि मुल्क के आला हुक्काम भी इससे लाइल्म थे। मगरिब कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करे, जबकि उन्होंने भारत की जौहरी ख्वाहिशात पर आंखें बंद कर रखी थी। पाकिस्तान ने 1973 में कनाडा के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत पाकिस्तान को एटमी ईंधन की तैयारी का एक प्लांट फराहम किया जाना था, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की हिफाजती शराइत के तहत आना था। मगर भारत के एटमी तजर्बे के बाद ये प्लांट पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया गया, जबकि सामान बंदरगाह पर भिजवाने के लिए तैयार खड़ा था। अमेरिकी दबाव पर जर्मनी ने भी पाकिस्तान को हैवी वाटर प्लांट देने का मुआहिदा मनसूख कर दिया, हालांकि ये भी IAEA की निगरानी में था। बाद में फ्रांस ने भी ईंधन की प्रोसेसिंग का मुआहिदा मनसूख कर दिया, जिसकी IAEA ने मंजूरी दी थी। इन 3 मुमालिक से धोखा खाने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया था। नाज़रीन, इस वक्त भुट्टो के पास महदूद वसाइल और चंद काबिल एतमाद लोग थे, जिन्हें भेस बदलकर दुनिया भर से छुप छुप कर एक एक पुर्जा हासिल करना था। बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान को इस रास्ते पर चलते देखना नहीं चाहती थी। हर मुल्क, हर इदारा, हर दरवाजा पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था, लेकिन भुट्टो का अज़्म अटल था। उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा।
और यही वो अज़्म था जो आगे चलकर पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स का हौसला बना और कामयाबी ने उठ उठ कर इन हीरोज के कदम चूमे। तारीख में एक ऐसा ही नाम जिसे हमेशा एहतराम और फख्र से याद रखा जाएगा, वो नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, जिन्होंने पाकिस्तान को दिफाई खुद मुख्तारी की मंजिल पर पहुंचाने में मरकजी और नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। आलमी दबाव और सख्त पाबंदियों के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में पाकिस्तानी साइंसदानों ने बेपनाह मेहनत की। उन्हें पता था कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वतें उनके मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रही हैं। बेशुमार मुश्किलात के बावजूद उनके अज़्म में ज़रा भी कमी नहीं आई और जब पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम पर खुफिया तौर पर काम कर रहा था तो दुश्मन भी देख रहे थे कि ये छोटा सा मुल्क अपने दिफा के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर AQ खान को क्यों मगरबी ताकतें अपने लिए सबसे खतरनाक तरीन इंसान समझती थीं। जब 1974 में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया तो डॉक्टर AQ खान ने फैसला कर लिया कि वो अपनी इस महारत को पाकिस्तान की खिदमत में वक्फ कर देंगे। 1975 में वो पाकिस्तान आए और अपनी साथ सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ले आए, जो कि यूरेनियम को अलहदा करते हुए जोहरी प्रोग्राम को ताकत फराहम करती है। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने कहोटा में एक तहकीकी लेबॉर्ट्री कायम की, जो बाद में खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के नाम से मशहूर हुई। ये सन 1977 है। मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान में क़यादत तब्दील हुई और जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में फौजी निज़ाम कायम किया और इक़्तिदार पर चढ़ बैठे। उनकी आमद के साथ ही एटमी प्रोग्राम को एक नया रुख मिल गया। पहली बार ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फौज के कंट्रोल में आ चुका था, जिससे इसमें मजीद तेजी आई, या यूं कह लीजिए कि फौज ने इस मंसूबे को मजीद तक़वियत बख्शी। जनरल ज़ियाउल हक के पुख्ता फैसलों और फौज की मुकम्मल हिमायत ने साइंसदानों को वो एतमाद और हौसला दिया जो उन्हें दरकार था। अब ये सफर पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, मजबूत और तेज हो चुका था। यूं पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक नई रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। एक मौका पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तानी खबरसां टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ यूं कहा था। जनरल ज़ियाउल हक का एटम बम बनाने में ये रोल था कि उन्होंने हमें मुकम्मल सहूलियात दी और अमेरिका की तरफ से आने वाला प्रेशर अपने सर लेते रहे। कभी किसी का दबाव नहीं लिया और किसी की बातों में नहीं आए। उन्होंने पूरी सहूलत दी, उन्होंने पूरा अमेरिकन प्रेशर लिया, कभी किसी के रोब में नहीं आया, दवाई में नहीं आया। जब भी वो अमेरिका जाते थे तो बाकायदा हमारी एक मीटिंग्स होती थी जिसमें अमेरिका मुतल्लिक मामलात ज़ेरे गौर लाए जाते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम के मंसूबे के बारे में पूछा जाए तो सीधे अल्फाजों में बोल दिया जाए कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अमेरिका की तरफ से हर किस्म का दबाव डाला जाता था, जैसे कि वो हमें सेंटो मुआहिदे का हवाला देकर हमें प्रोजेक्ट पर काम रोकने का बोलते थे। वो हमसे कहते थे कि मुआहिदे के मुताबिक आप यूरेनियम इस्तेमाल करने की हद को उबूर कर चुके हैं। CIA इंसानी इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझती है। हमसे कहते थे कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कमरे और गौसल खाने में कैमरे नस्ब कर रखे हैं, हमें सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं। हालांकि उनके बाप को भी नहीं पता था कि हम अपना मकसद हासिल कर चुके हैं। यही है ना, वो अपने आप को बहुत समझती है, वो डिपेंड करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। अच्छा, किसी झूठे ने इंटेलिजेंस दे दी, वो मान गए। मतलब उन्होंने ये कह दी कि हमें तो डॉक्टर साहब को पता था कि इनके बाथरूम में बेडरूम में हमने हमारे हालत लगे, उनके बाप को भी नहीं पता। उन्होंने ये भी कहा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो इस वक्त के DG ISI जनरल अशरफ काजी थे। उन्होंने मुझे एक दिन अपने पास चाय पर दावत दी। जब हम चाय पी रहे थे तो उन्होंने मेरे हाथ में एक खत दिया और कहने लगे कि इसको पढ़ लो। जब मैंने देखा तो वो खत CIA का था, जिसमें लिखा था कि हमें अभी अभी पता लगा है कि आपने अपनी यूरेनियम की मिकदार को इस्तेमाल करने की हद क्रॉस कर दी है। ये हद हमारे लिए 5% तक की थी, जो कि ज़ियाउल हक ने ऐसे ही दे दी थी कि हम इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। लेकिन इस दौर में तो हम दर्जनों के हिसाब से बम तैयार कर चुके थे और इसमें मजीद लिखा था कि हमें एक आदमी ने मालूमात दी है कि आपने यूरेनियम को मेटल में कन्वर्ट कर दिया है।
ये खत 1989 में मिला था, जिस दौर में हम ये सब कुछ बहुत पीछे छोड़ चुके थे और ये सब मुकम्मल किए हुए एक अरसा गुजर चुका था। वो हमसे पूरे 10 साल पीछे चल रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है कि CIA धौंस ज्यादा बनाती है और अपनी एक तस्वीर बनाती है कि हम सबसे आगे हैं, हम सब कुछ सही कर सकते हैं। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई और वो अशरफ काजी, जनरल अशरफ काजी थे ना CI, तो उन्होंने एक दिन मुझे चाय पे दावत दी और मुझसे कहा कि ये खत आया, पढ़ के देखें। तो CIA का खत था, उसमें लिखा था कि जी अभी हमें पता लगा है कि आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस के लिए, डेंजरस थ्रेशोल्ड है ना 5% से ज्यादा, कि ज्यादा उनको एक तरह की कमिटमेंट दी थी, वे कमिटेड इंटरनेशनल इंटरेस्ट कि जी हम 5% से ज्यादा नहीं बनाएंगे, एंड करेंगे, इसके माने कि वेपन ग्रेड नहीं बनाएंगे। लेकिन उस वक्त तक हम दर्जनों बना चुके थे। पाकिस्तान ने 1980 तक जोहरी ईंधन की तैयारी में खुद कफालत हासिल कर ली थी। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने जोहरी ईंधन के बनाने के अमल के इब्तदाई हिस्से को कामयाबी से सीख लिया था। जबकि इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1984 में जियाउल हक को यह भी बता चुके थे कि हमने एटम बम बना लिया है, हम तजर्बे के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त एटमी तजर्बा ना करना भी बेहतरीन हिकमत अमली थी, क्योंकि अमेरिका रूस के साथ अफगानिस्तान में जंग में मसरूफ था और पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से फंडिंग दी जा रही थी। अगर उस मौके पर पाकिस्तान ऐसा इकदाम करता तो पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग अमेरिका की जानिब से रोक दी जाती। उन्नीस 1975 से 1980 तक 5 साल के अरसे में पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कई अहम प्लांट्स तैयार किए, जिन्होंने यूरेनियम की सफाई, यूरेनियम गैस और धात तैयार करने के अमल को कामयाबी से मुकम्मल किया और आखिरकार पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी ईंधन तैयार करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी जानिब दुनिया पाकिस्तान के इस मंसूबे के सख्त खिलाफ थी। मगरबी ताकतें साजिशों में मसरूफ थीं। अमेरिका, बरतानिया और दीगर ताकतें पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लगाकर इस कोशिश को रोकना चाहती थीं। कई मुआहिदे और टेक्नोलॉजी की फराहमी रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। जब हर किसी ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया तो पाकिस्तान का एक अजीम दोस्त, जिसे पाकिस्तान का भाई भी कहा जाए, तो कोई हर्ज ना होगा। जी हाँ नाज़रीन, हम चीन की बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, क्योंकि चीन को भी पाकिस्तान की इसी हद तक जरूरत थी जिस हद तक पाकिस्तान को चीन की थी। चीन ने इस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया जब दुनिया ने एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 1980 की दहाई में चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर की फराहमी शुरू की, जिससे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजीद मजबूत हुआ। 1989 में चीन ने पाकिस्तान को 27 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर फराहम किया और बाद में 1991 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी का हसूल यकीनी बनाया, बल्कि साइंसदानों को तरबियत के लिए चीन भेजा गया। इस ताउन से पाकिस्तान ने आलमी पाबंदियों के बावजूद अपने एटमी अहदाफ हासिल किए, जिनमें सबसे मुश्किल अहदाफ ये होते थे कि कैसे अपने मकसद के लिए हासिल किए जाने वाले पुर्जे अपने मुल्क में बहिफाजत ले जाए जाएं। इस खुफिया और मुश्किल तरीन मिशन का बेड़ा ISI ने अपने सर लिया और कामयाबी से इसको मुकम्मल किया। दोस्तों, वो वक्त करीब था जब पाकिस्तान साइंसदानों की अनथक मेहनत और क़यादत का आखिरकार नतीजा आने ही वाला था। ये बात कहना मुनासिब ज़रूर है कि अयूब खान समेत उनके दौर के कुछ लोग इस मंसूबे की मुखालफत करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जौहरी ताकत का हुसूल वो वाहिद मामला रहा है जिस पर कौम, सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, गोया हर पाकिस्तानी यक जुबान रहा है। भारत ने 13 मई 1998 को दोबारा एटमी धमाके किए, जिसने पूरे खित्ते में खतरे का न सिर्फ अलार्म बजाया, बल्कि मगरबी ताकतों को भी इस चीज़ का यकीन दिलाया कि भारत किस कदर मजबूत और नाकाबिले शिकस्त मुल्क बन चुका है। यहाँ सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा? क्या हम अपने दिफा के लिए इतनी ही ताकत रखते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का वाहिद जवाब और सबूत इस शक्ल में सामने आया
जब हर पाकिस्तानी की निगाहें चागी की पहाड़ियों पर थी। दिलों में एक अजीब सा जोश, एक इंतजार कि हम कब दुनिया को बताएंगे कि हमारी मेहनत ने कामयाबी की चादर ओढ़ ली है, कि हम कब भारत के किए गए धमाकों की गूंजती अंधेरी आवाज को चागी की पहाड़ियों में जन्म लेने वाली सुबह की किरण से दफन करेंगे। और बिलाखिर इंडिया के एटमी धमाकों का जवाब पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को दिया। उस वक्त मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। 28 मई 1998 वो तारीखी दिन था जब पाकिस्तान के पहाड़ एटमी धमाकों से गूंज उठे। 5 जोरदार धमाकों ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना दिया। फिर 30 मई को एक और धमाका हुआ जिसने इस जवाब को और मजबूत कर दिया और दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हम भी एटमी ताकत हैं। भारत को ये बावर करवाया गया कि पाकिस्तान न सिर्फ बेदार है बल्कि अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा था। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने आइंदा नस्लों के लिए एक पैगाम छोड़ा है कि हम मजबूती से खड़े रहेंगे चाहे सामने कैसी भी मुश्किलात हों। जब धमाके कामयाब हुए और पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी को महफूज कर लिया, हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद था। ये फख्र, ये सरूर, ये खुशी सिर्फ एक दिन की नहीं थी। ये एहसास था कि हम अब वो कौम है जिसके पास अपने दुश्मनों को रोकने की सलाहियत है। ये एक नए बाब की शुरुआत थी जिसे हर नस्ल याद रखेगी। और आलम इस्लाम में भी इसे फतह की नज़र से देखा गया, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा में खुशियां मनाई गई। कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को अपने फ़ख्र और इत्तेहाद की अलामत करार दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक 28 मई को किए गए टेस्टों से रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले के 5.0 सिग्नल पैदा हुए, जिसकी मजमूई पैदावार KT-40 तक है। नाज़रीन, KT-40 का साइज एक खजूर जितना होता है जो कि एक खास मटेरियल से कवर किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी मीडिया ने लंदन में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को कैसे रिपोर्ट किया? सऊदी अखबार अल शर्कुल औस ने एक बड़ी सुर्खी में लिखा, इस्लामी बम एक ख्वाब का हकीकत बनना। पाकिस्तान ने जौहरी ताकत हासिल करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुसलमान कौम अब खुद मुख्तार है और आलमी दबाव के बावजूद अपने हुकूक का दिफा कर सकती है। फिर वो वक्त आया जब आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की तरक्की को खतरे के तौर पर महसूस किया। दुनिया के बड़े ममालिक जिन्होंने अपने जौहरी ताकत को आसमान तक पहुंचाया था, पाकिस्तान की कामयाबी को अपनी आलमी बालादस्ती के लिए एक चैलेंज समझने लगे। फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका सब ने एक साथ पाकिस्तान को एटमी तजर्बात से रोका, जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुश्तरका महाज पर खड़े हों। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के साइंसदान, उनका अज़्म, उनकी रूह इससे कहीं मजबूत थी। मगरबी दुनिया हमेशा से यही समझती थी कि जौहरी दिफा की ताकत सिर्फ चंद बड़े ममालिक का हक है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत, अज़्म और ख़ुद मुख्तारी से इन तसव्वुरात को बदल कर रख दिया। अब दुनिया ने देखा कि एक तरक्की पजीर मुल्क भी जौहरी मैदान में अपनी जगह बना सकता है। इस वक्त अमेरिका और रूस के पास तकरीबन 1600 जौहरी वॉर हेड्स मौजूद हैं, जबकि बरतानिया ने अपने ज़ख़ीरे को 225 वॉर हेड्स तक कम कर लिया है और मज़ीद कमी की मंसूबा बंदी की गई है। चीन के जौहरी हथियार 250 और फ्रांस के 300 हैं। इसराइल के जौहरी हथियारों का प्रोग्राम पुरअसरार है और इनके ज़ख़ीरे का तखमीना 80 से 200 वॉर हेड्स के दरमियान है। शुमाली कोरिया के पास चंद जौहरी हथियार हैं, भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 हैं और अभी भी अपने जौहरी ज़खायर और मवाद को ये दोनों ममालिक बढ़ा रहे हैं और ये दोनों मुल्क जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, ये था एक तारीखी सफ़र जिसमें हमने पाकिस्तान की जौहरी ताकत बनने की कहानी को बयान किया। आपके ख्याल में पाकिस्तान की ये ताकत खित्ते में अमन का ज़ामिन है या ताकत का इजहार? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनमें आप ईरान और इजराइल की फ़ौजी ताकत का कंपैरिजन देख सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर और भारतीय तैयारे तेजस के मुकाबले पर भी वीडियो मौजूद है और इस लिंक पर क्लिक करके
ज़रूर बताइएगा। अगर तो सारी वीडियो पसंद आई हुए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, अल्लाह दी अमान।